पश्चिम दिशा में पहाड़ियों की गोद में बसा है एक अतरंगा गांव, चंद्रपुरा। चंद्रपुरा एक ऐसा गांव है जो बाहर से काफी शांत है, लेकिन अंदर से उतना ही उलझा हुआ। यहाँ दिन भर खेतों में हल चलते हैं, औरतें कुएं पर पानी भरते हुए गपशप करती है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, गांव पर एक अजीब सी बेचैनी छा जाती है, जैसे कोई अनदेखा बोझ हर छत पर टिका हो। चंद्रपुरा का मुखिया है भानु प्रताप। देखने में सौम्य, बोलने में मीठा। वो हर त्योहार पर मिठाई बंटवाता है, हर शादी में आशीर्वाद देता है। लेकिन जो भी उसकी सत्ता पर सवाल उठाता, वो कुछ दिनों में ही चुप हो जाता, या तो किसी डर से या फिर किसी अज्ञात कारण से। आज चौपाल पर पंचायत बुलाई गई है। भानु प्रताप बीच में खड़ा है और बाकी लोग उसके चारों ओर बैठे हैं। भाइयों, ये गांव तभी आगे बढ़ेगा जब हम सब एक रहेंगे, और एक रहने के लिए जरूरी है कि सबकी एक ही आवाज हो। आज से इस गांव का हर फैसला मेरे जरिए होगा। जो मेरे साथ है वो सुखी रहेगा, और जो नहीं है उसे खुद तय करना होगा कि वो कहाँ रहना चाहता है। भानु प्रताप के इतना कहते ही चौपाल पर सन्नाटा छा जाता है और वहाँ मौजूद सारे लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। चौपाल के एक कोने में बैठी है कमला, जिसकी उम्र तो 60 के भी पार है, लेकिन आंखों में अभी भी बिल्ली जैसी तेज। और कमला के ठीक बगल में बैठी है उनकी बहू मीरा, जिसकी उम्र 27 वर्ष है और व्यवहार से काफी सौम्य लड़की है। बहू, जहाँ सब कुछ सीधा दिखे, समझ लेना कहीं कुछ टेढ़ा जरूर है। माँ जी, आपको हर बात पर शक क्यों होता है? सरपंच जी तो भले मानस है, गांव के लिए हमेशा भला ही सोचते हैं। भले मानस की आंखें इस तरह नहीं चमकती बहू। वो चमक सोने की नहीं, लालसा की होती है, और लालसा वाला इंसान कभी भी भला नहीं होता, चाहे ऊपर से कितना भी मीठा बोले। तो क्या करें हम? सबके सामने उठकर बोले? आप देख रही है ना, कोई कुछ नहीं बोल रहा। अभी नहीं बोलना, अभी बस इसे देखो और समझने की कोशिश करो, क्योंकि जो लड़ाई वक्त से पहले लड़ी जाए उसमें अक्सर हार ही होती है। अच्छा माँ जी, जैसा आप कहे। तभी चौपाल के दूसरे कोने में बैठा गोपाल नाम का बूढ़ा आदमी उठता है। पहनावे में तो मैला कुर्ता और टूटी चप्पल होता है, लेकिन दिखने में वो काफी शांत और समझदार है। गोपाल जी गांव के एकमात्र बूढ़े हैं जिनका कोई परिवार नहीं, और चूंकि वो गणेश जी के भक्त हैं, हर रोज मंदिर में घंटों बैठे रहते हैं। लोग उन्हें थोड़ा पागल समझते हैं। भानु भाई, एक बात पूछूं? पिछले महीने गांव के 3 लोग अचानक कहाँ चले गए? सोनू जी का कोई अता पता नहीं, रमेश जी के घर वाले रो रहे हैं, ये सब कहाँ गए? पूरी चौपाल में सन्नाटा छा जाता है। गोपाल जी, बुढ़ापे में दिमाग पर इतना जोर देने का कोई जरूरत नहीं है। वो लोग शहर गए होंगे किसी काम से, आप आराम करो। शहर गए हैं तो घर वालों को बताकर क्यों नहीं गए? रात को अचानक गायब हो जाना और घर वालों का रोना, ये काम के लिए जाना नहीं लगता है। गोपाल जी, आपको जो चीज समझ नहीं आ रही उसमें नाक मत लगाओ। नाक नहीं लगा रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल पूछना तो मेरा हक है। भानु प्रताप मुस्कुराता है। हक की बात करते हो बाबा, ठीक है, लेकिन हक के साथ जिम्मेदारी भी होती है, और जिम्मेदारी ये है कि आप गांव में शांति बनाए रखे और ऐसे बेतुके सवालों से गांव वालों को दूर रखे। चौपाल में बैठे लोग अभी भी चुप थे, जैसे किसी ने उनकी आवाज छीन ली हो। तभी भानु प्रताप चारों तरफ नजर दौड़ाता है। उसकी आंखों में एक पल के लिए अजीब सी चमक उभरी, जैसे उसे पता हो कि सब चौंक गए हैं। फिर वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, ज्यादा सोचिए मत। आज आप सब अपने अपने घर जाइए और आराम से इस बारे में सोचिए। हम लोग कल फिर यहीं मिलेंगे। सरपंच के इतना कहते ही सारे लोग वहाँ से उठ खड़े होते हैं और चुपचाप अपने अपने घर लौट जाते हैं। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा होता है जिससे छिपे हुए राज बाहर आने लगते हैं। रात का समय था, आसमान में एक भी तारा नहीं था। उस रात गोपाल जी को नींद भी नहीं आ रही थी, इसीलिए वो गणेश जी से बात करने मंदिर की ओर चल पड़े। लेकिन अभी वो रास्ते में ही थे कि उन्हें मंदिर के पीछे से एक अजीब सी लाल रोशनी दिखाई देती है। गोपाल जी उस रोशनी को देखकर थोड़ा रुकते हैं, फिर धीरे धीरे पास जाते हैं। पर जैसे ही वो झाड़ियों के पीछे झांक कर देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं।
वो देखते हैं वहां भानु प्रताप काले कपड़ों में बैठा है। उसके इर्द गिर्द उसके 2 पहरेदार करिया और धनिया पहरा दे रहे हैं। उसके सामने जमीन पर लाल रेखाएं खींची है, बीच में एक बड़ी आग जल रही है और भानु के सामने बैठा है एक विकराल प्रेत जिसके नाखून बड़े बड़े हैं, आंखें सफेद है और उसके शरीर से काला धुआं निकलता हुआ दिख रहा है। मेरी साधना पूरी हुई, अब मुझे और शक्ति चाहिए। शक्ति मिलेगी, लेकिन हर बार कीमत चुकानी होगी। मंजूर है। ठीक है, तुझे जिस चीज की ख्वाहिश है, इस आग के सामने लाल और काले चांद को याद करके बोल दे, मिल जाएगी। काले चांद, लाल चांद, मेरे जाल में सबको बांध। जो सवाल करे, जो उठे मेरे खिलाफ, जो मेरी सत्ता को चुनौती दे, उसे अपने दरवाजे में कैद कर ले। उसे वहां रख जहां से कोई वापस ना आए। उसके इतना कहते ही अचानक आसमान में एक अजीब सी घटना घटती है। बादल हट जाते हैं और आसमान में एक नहीं 3 चांद उग जाते हैं। पहला चांद काला था, इतना काला कि जहां उसकी रोशनी पड़े वहां और भी अंधेरा हो जाए। और दूसरा चांद लाल था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो गुस्से में लाल है और आग ठंडी होकर आसमान में टंग गई हो। ये क्या हो रहा है? 2 चांद, ऐसा तो कभी नहीं देखा। मुझे अभी गांव जाना होगा और इस बारे में सबको बताना होगा। गोपाल जी तुरंत वापस भागने लगते हैं, लेकिन वो जब पीछे मुड़कर एक बार और देखते हैं तो भानु प्रताप अभी भी मंत्र पढ़ रहा था और काला धुआं दोनों चांदों की तरफ उठता जा रहा था। गोपाल जी हांफते हुए घर पहुंचते हैं और डर के मारे चादर से मुंह ढककर बिस्तर पर लेट जाते हैं। हे गणेश जी, ये क्या देख लिया? सुबह होते ही मैं ये चीज सबको बता दूंगा। सरपंच की असलियत सबके सामने आ जाएगी। गोपाल जी जैसे तैसे रात तो बिताते हैं, लेकिन बेचैनी इतनी थी कि वो सुबह की पहली किरण के साथ ही चौपाल पर पहुंच जाते हैं। सुनो सब लोग, मैंने रात को अपनी आंखों से देखा। भानु प्रताप मंदिर के पीछे कोई तंत्र कर रहा था। लाल रेखाएं, काली आग और आसमान में 2 चांद निकले हुए थे, एक काला और एक लाल। मुझे यकीन है कि गांव के लापता लोगों के पीछे इसी आदमी का हाथ है। अरे गोपाल जी, रात को बहुत ज्यादा भांग पी ली थी क्या? 2 चांद, अभी ये क्या बकवास कर रहे हो? गोपाल जी, आप तो रात को अपने घर में ही थे। मैंने खुद देखा आपके घर की बत्ती जल रही थी। रात को बुरा सपना देख लिया क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि भानु के पास एक प्रेत था। तुम्हें अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो खुद जाकर देख लो मंदिर के पीछे, वहां जमीन पर अभी भी निशान होंगे। अब बहस चल ही रही थी कि इतने में भानु प्रताप चौपाल पर पहुंच जाता है। क्या हो रहा है यहाँ? गोपाल जी, ये क्या बातें कर रहे हो? रात को मंदिर के पीछे? मैं तो रात भर घर पर था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ जो मैंने देखा है। तभी भानु प्रताप चौपाल के कान में बोलता है, गोपाल जी, बुढ़ापे में झंझट मत मोलो, वरना आपकी झोपड़ी बहुत पुरानी है। कब गिर जाए कहाँ नहीं जा सकता। धमकी दे रहे हो? नहीं गोपाल जी, चिंता कर रहा हूँ आपकी। इसी बीच कमला अपनी बहू से कहती है, देखा, गोपाल जी सच बोल रहे हैं और इसीलिए उन्हें सबसे ज्यादा खतरा है। माँ जी, हमें उन्हें बचाना चाहिए। कैसे बचाए? भानु के गुंडे पूरे गांव में हैं। अभी बोलेंगे तो हम भी उसी काले दरवाजे में जाएंगे। उस बात को बीते हुए 3 दिन हो गए, लेकिन गोपाल जी के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे कमला का डर सच हो जाता है। रात के 2 बज रहे थे। पूरा गांव सोया हुआ था और गोपाल जी अपनी झोंपड़ी में गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठे हुए थे। गणेश जी, मैं अकेला हूँ, ना बेटा, ना बेटी, ना कोई अपना, लेकिन ये गांव मेरा परिवार है। मैं इसे बचाना चाहता हूँ। बताओ क्या करूँ मैं? तभी करिया और धनिया आते हैं और मिट्टी के तेल से गोपाल जी की झोंपड़ी में आग लगा देते हैं। उसके तुरंत बाद बाहर से आग की लपटें उठने लगती है और तेजी से फैलने लगती है। अरे आग, बचाओ, कोई है? लेकिन रात के सन्नाटे में उनकी आवाज दब जाती है। झोंपड़ी धू धू कर जल रही होती है। अगली सुबह जब लोग उठे और उन्होंने गोपाल जी की झोंपड़ी की ओर देखा तो वहां सिर्फ राख थी।
झोंपड़ी का इतना बुरा हाल देखकर गांव वाले वहां जमा हो जाते हैं। गोपाल जी कहाँ हैं? वो इसमें थे क्या? हे भगवान, बेचारे गोपाल जी। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। तभी वहां भानु प्रताप आता है। अरे ये क्या हो गया? बेचारे गोपाल जी इतने अच्छे इंसान थे। लगता है रात को दिया जलाकर सो गए होंगे और उसी से ये आग फैल गई। कितना दुखद है। कितना नौटंकीबाज है ये आदमी, सब इसी ने करवाया है। हम सब मिलकर बाबा की आत्मा की शांति के लिए पूजा करेंगे और उनकी जगह यहाँ एक छोटा मंदिर बनाएंगे। लोग भानु की बातों पर विश्वास कर लेते हैं और उसकी बातों में हामी भरने लगते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर कमला और मीरा चुप रहते हैं। माँ जी, अब क्या होगा? जो सच जानता था वो तो चला गया। बहू, सच कभी नहीं छिपता। सच को जानने वाला जा सकता है, लेकिन सच वो तो राख में भी जिंदा रहता है। उसी दिन रात के समय कमला खेत पर पानी देने निकलती है। मन काफी भारी था, लेकिन जैसे तैसे वो अपना मन बहलाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है। रो मत दीदी, गोपाल जी गए नहीं है। कमला वो आवाज सुनकर इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसको आसपास कोई नजर नहीं आता। तभी एक बार फिर आवाज आती है। दीदी इधर नीचे देखो, मैं हूँ। वो देखती है कि खेत में एक चमकदार बैंगन उगा था, जिसकी सतह पर नीली चमक थी, जैसे उसके अंदर से कोई दीप जल रहा हो। और पास में एक टमाटर भी था, जिसकी लालिमा इतनी गहरी थी कि रात के अंधेरे में भी चमक रहा था। तुम बोल सकते हो? तुम तो कोई मायावी चीज लगते हो। हाँ, मैं बोल सकता हूँ। जब दुनिया में असाधारण घटनाएं होती है तो असाधारण चीजें भी होती है। अब ध्यान से सुनो। गांव के लोग जो लापता हो गए हैं, वे मरे नहीं हैं, बस किसी और दुनिया में बंद है। इस भानु प्रताप ने अपने तंत्र से 2 तरह के चांदों को अपने वश में कर रखा है। उन दोनों में एक काला चांद है, जिसके भीतर एक दरवाजा है, और उसी में वे लोग कैद है। दरअसल भानु प्रताप के सत्ता पर जो भी सवाल उठाता है, वो उन्हें उस चांद में बंद कर देता है। और गोपाल जी? गोपाल जी भी वही है, लेकिन वो अकेले नहीं है। उनके साथ गणेश जी का आशीर्वाद है। अच्छा, ये लाल चांद का क्या राज है? लाल चांद भानु प्रताप ने बनाया है। उससे वो लोगों के मन को मोड़ सकता है, डरा सकता है, अपना गुलाम बना सकता है। लेकिन धीरे धीरे वो खुद भी इस प्रेत का गुलाम बनता जा रहा है। तो क्या कोई उम्मीद नहीं? उम्मीद है दीदी। उन्हें इन दोनों चांद के अलावा भी एक चांद है, सफेद चांद, लेकिन वो अभी नहीं दिखता। उसे बनाने वाला भी नहीं आया है। कौन बनाएगा उसे? सफेद चांद का दरवाजा केवल उन्हें ही दिखता है जो डर से नहीं, सत्य से आगे बढ़ते हैं, जिनके मन में लालच और धोखा नहीं होता। और कमला, आपके मन में डर नहीं है, सिर्फ सच जानने की इच्छा है। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो क्या करना होगा हमें? कब तक इंतजार करना है? जब तक वो न आए जो डर चुका हो और डर से वापस भी आ चुका हो। ये पहेली तो मेरे समझ के बाहर है। वक्त आने पर समझ आ जाएगी दीदी। सत्य को अपना समय चाहिए होता है। महीने बीतते हैं। गांव में एक के बाद एक लोग अभी भी गायब हो रहे हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। गांव में डर का माहौल बन जाता है और रात में भानु के प्रेत भी कोहरम मचा रहे होते हैं। भानु प्रताप का आतंक बढ़ता जा रहा था और वह प्रेत के साथ नए नए तंत्र करके और भी ताकतवर होता जा रहा था। लाल चांद की शक्ति से वो लोगों के मन को पढ़ सकता है और जो भी उसके खिलाफ सोचता है उसे काले दरवाजे में भेज देता है। माँ जी, अब मुझे डर लग रहा है। सब धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। अगला नंबर हमारा तो नहीं। डर लगना तो आम बात है, लेकिन डर के सामने घुटने टेक देना कोई बहादुरी नहीं है। लेकिन क्या करे माँ जी, भानु के गुंडे दिन में तंग करते हैं और उसके प्रेत रात में। अब जाए तो कहाँ? लड़ाई जादू जादू से नहीं लड़ी जाती, सत्य से लड़ते हैं। और सत्य की ताकत तब दिखती है जब सही वक्त आए। और अगर सही वक्त कभी ना आए तो? आता है बहू, हमेशा आता है। जब अंधेरा सबसे घना होता है ना,
तब एक दिया भी बहुत बड़ा लगता है। बस उस दिए का इंतजार करो। कब आएगा वो दिया माँ जी? 1 साल हो गया। आएगा, जरूर आएगा। इधर भानु प्रताप अब खुद को अजय समझने लगा है। उसे लग रहा है कि सारा गांव उसकी मुट्ठी में आ चुका है। अब तो पूरा गांव मेरी मुट्ठी में है। कोई सवाल नहीं करता, कोई आवाज नहीं उठाता। मैं इस गांव का भगवान हूँ। भगवान नहीं, तुम हमारे सेवक हो। हर बार साधना में तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा हमारे पास आता है। जिस दिन आत्मा पूरी तरह खाली हो जाएगी, उस दिन तुम भी हमारे हो जाओगे। नहीं, मैं तुम्हारा सेवक नहीं, तुम मेरे सेवक हो। ऐसे ही खाली पुलाव बनाते रहो। 1 साल गुजर जाता है। गांव में उम्मीद की कोई किरण नहीं। तभी एक शाम एक बूढ़ा आदमी गांव की पगडंडी पर चलता हुआ दिखता है। मैला कुर्ता, टूटी चप्पल, पीठ पर पोटली, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो 1 साल पहले था। गांव के लोग उसे देखकर चौंकते हैं, लेकिन जब पहचान लेते हैं तो सारे उस बूढ़े के पीछे दौड़ने लगते हैं। अरे, ये कैसे हो सकता है? ये गोपाल जी वापस आ गए। नहीं भाइयों, ये गोपाल जी नहीं है, ये भूत है। ये भूत आ गया। भागो भागो। रुको सब, डरो मत। गोपाल जी, आप आ गए? हाँ कमला जी, गया तो था मैं, लेकिन गणेश जी की कृपा से लौट भी आया हूँ। लेकिन बाबा, आप तो आग में जल गए थे। जो गणेश जी के शरण में हो, उसे आग क्या जलाएगी? गोपाल जी के आने की खबर जब गांव में फैली तो उस खबर को सुन भानु प्रताप भी उनसे मिलने आया। और जब उसने गोपाल जी को देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये कैसे? आप तो... मैं तो क्या भानु, तुम्हारे गुंडों ने मुझे जलाने की कोशिश की थी ना, लेकिन देखो मैं बच गया। और हाँ, मैं जला नहीं था, बल्कि काले दरवाजे में गया था। मैंने देखा कि सोनू, रमेश भाई और सारे लापता लोग सब वही है। बकवास, ये सब झूठ है, इसे पकड़ लो। करिया और धनिया गोपाल जी को पकड़ने आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक रुक जाते हैं, मानो ऐसे जैसे उनके पांव आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे। सरपंच जी, मेरे पांव नहीं उठ रहा है। मेरे भी नहीं। ये क्या हो रहा है? भानु, तुम्हारे गुंडे अब काम नहीं करेंगे और तुम्हारे प्रेत भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। इस घटना के बाद भानु प्रताप गोपाल जी को बिल्कुल तंग नहीं करता। और फिर आती है अमावस्या की रात। वो रात जब गांव के लोग घरों में दुबके हैं, आसमान में काला और लाल चांद फिर प्रकट हो गए हैं और भानु के प्रेत गांव की गलियों में उतर आए हैं। लेकिन इसी बीच गोपाल जी मंदिर के सामने खड़े होते हैं। बैंगन की नीली चमक तेज हो जाती है और टमाटर एकदम चुप हो जाता है। गणेश जी, मैं आपकी शरण में आया हूँ। सत्य की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। इस गांव पर अपनी कृपा करो। और तभी जमीन हल्की सी कांपती है। मंदिर की मूर्ति पर रखे फूल अपने आप उड़ने लगते हैं और आसमान में काले और लाल चांद के बीच एक रोशनी फूटती है और तीसरा चांद उगता है। सफेद, शांत, उजला। यह चांद गोपाल ने नहीं बनाया, बल्कि ये गणेश जी की कृपा से प्रकट हुआ। सफेद चांद के नीचे एक दरवाजा भी दिखता है, जिसकी ओर गोपाल जी के कदम बढ़ने लगते हैं। और तभी रुको। भानु प्रताप मंदिर के सामने आता है। उसका चेहरा पहले से अलग था। प्रेतों जैसी उसकी लाल आंखें थी और बोली कड़वी थी, मानो जैसे अब वो आधा इंसान और आधा कुछ और हो। वो आया और गोपाल के सामने आकर खड़ा हो गया। तुम यहाँ तक पहुँच गए गोपाल? चलाया था ना तुम्हें, भूल गए क्या? मुझे रोकना चाहते हो? ये मत भूल जाना कि मैंने इस गांव की हर सांस खरीद ली है। मेरे पास प्रेत है, शक्ति है, तंत्र है। चुपचाप लौट जाओ। सांसें खरीदी जाती है, आत्माएं नहीं। और ये गांव की आत्मा अभी जिंदा है। कमला जी के सवालों में, मीरा की उम्मीदों में और उन सब की यादों में जो तुमने काले दरवाजे में कैद किए। मुझसे नहीं डरते तो कम से कम मेरे प्रेतों से तो डरो। आगे बढ़ो सबके सब। भानु का हुक्म सुनकर सारे प्रेत आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही सफेद चांद की रोशनी फैलती है, सारे प्रेत चीखने लगते हैं और पीछे हट जाते हैं। रोशनी, रोशनी, पीछे हटो, ये रोशनी हमें जला देगी।
भानु, तुमने डर को हथियार बनाया ना, लेकिन देखो, डर कभी सत्य के सामने नहीं टिकता। और जो शक्ति डर पर टिकी हो, वो रेत का घर होती है, जिसे गिराने के लिए एक ही लहर काफी है। नहीं, मैं हारूंगा नहीं। मैं इस गांव का भगवान हूँ। भगवान? नहीं भानु, भगवान वो होता है जो देता है, ना कि वो जो छीनता है। तभी सफेद चांद की रोशनी और तेज हो जाती है और उसी क्षण गोपाल जी का रूप बदलने लगता है। धीरे धीरे उनके शरीर पर मैले कुर्ते की जगह पीला वस्त्र आ जाता है। टूटी चप्पल की जगह सोने के आभूषण आ जाते हैं और चेहरे पर एक शांत और विशाल मुस्कान छा जाती है, जो देवताओं के पास होती है। गणेश जी! गांव वाले गणेश जी को वहां देखकर दंग रह जाते हैं। प्रणाम गणेश जी। गोपाल जी तो। डरो मत, मैं परीक्षा लेने आया था, ये देखने कि जब अंधेरा सबसे गहरा हो तो क्या इस गांव में एक भी दिया बाकी रहता है। और दिया था सिर्फ कमला की आंखों में। गणेश जी के आगमन से काले दरवाजे कांपते हैं, टूटते हैं और खुल जाते हैं। फिर उसमें से एक एक करके वो सारे लोग बाहर आने लगते हैं, जिन्हें भानु प्रताप ने वहां कैद कर दिया था। उसके बाद भानु प्रताप की सारी शक्ति रेत की तरफ बिखर जाती है। प्रेत चीखते हुए अंधेरे में गायब हो जाते हैं और भानु जमीन पर गिर पड़ता है। नहीं नहीं, मेरी शक्ति, मेरे प्रेत सब चले गए। भानु प्रताप, तुमने डर को हथियार बनाया, निर्दोषों को कैद किया, एक बूढ़े को जलाने की कोशिश की और खुद को भगवान समझ बैठे। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। नहीं नहीं, मुझे माफ करो प्रभु, मुझे माफ कर दो, मैं आपसे कुछ नहीं करूंगा। जिस जुबान से तुमने सालों तक झूठ बोला, डराया, धमकाया, वो जुबान अब एक शब्द भी नहीं निकालेगी। गणेश जी की एक दृष्टि पड़ती है और भानु प्रताप के गले से आवाज निकलना बंद हो जाता है। मुंह खुलता है, होंठ हिलते हैं, लेकिन एक भी शब्द नहीं निकलता। और जिन पांवों से तुम इस गांव पर राज करते घूमे, वो पांव अब उसी गांव में भीख मांगेंगे। जो दूसरों को कैद करता है, वो एक दिन खुद कैद हो जाता है। तुमने आत्मा बेची थी भानु, अब वो खाली पिंजरा लेकर जियो। उस दिन के बाद भानु प्रताप का आतंक खत्म हो जाता है और वो जिंदगी भर गांव में भीख मांगता फिरता है। गणेश जी की कृपा से लाल और काले चांद गायब हो जाते हैं। गोपाल जी अपना कर्तव्य पूरा करके स्वर्ग सिधार जाते हैं। बैंगन और टमाटर आम सब्जियां बन जाते हैं और उसके बाद चंद्रपुरा में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होती है। तो देखा आपने, डर और लालच मिलकर इंसान को गुलाम बना सकते हैं, लेकिन सच और साहस मिलकर किसी भी अंधेरे को तोड़ सकते हैं। चंद्रपुरा ने उस दिन ये सीखा कि शक्ति वो नहीं जो दूसरों को दबाए, शक्ति वो है जो सत्य के साथ खड़ी रहे, और जो सत्य के साथ चलता है उसे किसी बाहरी ताकत की जरूरत नहीं, वो खुद रोशनी बन जाता है।